नमस्कार दोस्तों, मैं करण चेची स्वागत करता हूं अपनी नई पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहां हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने ज़मीन से लोगों के दिलों तक का सफ़र तय किया है, जो अपने दम पे मिट्टी से उठे और एक मिसाल बने। इस सीरीज़ में हम जानेंगे उनके जीवन के वो मोड़, वो कहानियाँ जो आपने शायद कभी अखबार में तो पढ़े होंगे, लेकिन उनके पीछे के संघर्ष और उनके पीछे की भावनाएं आपको पता नहीं लगी होंगी। ये कहानियाँ सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि ज़िंदगी के उस सफ़र की हैं जो लिखी गई हैं ईमानदारी, मेहनत और हौसले से। तो आइए आज के खास मेहमान से मिलते हैं श्री नवाब सिंह नागर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी। नमस्कार नवाब सिंह नागर जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो शुरू करते हैं सर। तो कुछ अपने बचपन के बारे में आप बताइए कि आप कहाँ पे पढ़े, कहाँ पे बड़े हुए, कहाँ पे पैदा हुए और कैसे यहाँ तक पहुँचे कैसे? थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइएगा। करण जी, मैं मेरठ ज़िले में ममाना तहसील के ब्लॉक प्रसिद्धगढ़ में गांव छुचाई है, वहाँ मैं पैदा हुआ। बिल्कुल सामान्य परिवार, किसान परिवार। और वहीं से मैं पहले हमारा 8वीं तक का स्कूल गांव में था, उसमें मैं 8वीं तक पढ़ा। 9वीं में प्रसिद्धगढ़ गया, फिर 10वीं में ममाना चला गया। वहीं से हमारी रिश्तेदारियाँ, वहाँ से रोज़ साइकिल से आना जाना रहता था। और उसके बाद हमारे चाचा जी विद्युत विभाग में जेई थे, तो वो उनकी नियुक्ति जो है यहाँ पहले गाज़ियाबाद में और फिर ये नोएडा में हो गई थी। नोएडा बनते ही संभवतः 77 में उनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई, तो उन्हीं के सहारे से हम यहाँ आ गए थे। और उन्होंने, क्योंकि जब उस समय ये डिवीज़न इनका बुलंदशहर पड़ता था, तो उन्होंने आवास दादरी में बनाया हुआ था, तो दादरी में ही किराए पे हम उनके साथ में रह गए और वहीं से एमएच कॉलेज में गाज़ियाबाद पढ़ने जाते थे। वहीं से हमने ग्रेजुएशन किया था और एलएलबी में भी पूरा नहीं हो पाया, 1 साल हमने 1.5 साल किया। और उसके बाद में फिर यहाँ वो नोएडा में शिफ्ट हो गए, तो हम भी उनके साथ नोएडा में ही आ गए। तो उनके सहारे से ही हम यहाँ नोएडा में आए, तो यहीं से फिर वो हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने सुना है आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। जी। तो ऐसा क्या प्रभाव आपको हुआ आरएसएस की तरफ से कि आप इतना इंक्लाइंड हो गए कि आपने इतनी यंग एज में उनको ज्वाइन करा? देखिए, तो दादरी में रहते थे, तो दादरी में जहाँ जिस गली में हम रहते थे जी। उसमें माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी थे, वो भी उस समय संघ के संचालक थे। तो उन्हीं के प्रेरणा से जो है, क्योंकि पड़ोस में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ खेल कूद भी होता है, बच्चों को अच्छा होता है। उस तरह से उन्होंने शाखा में जाना शुरुआत किया, वहाँ से हमने शुरू हो गए। और सभी इमरजेंसी के बाद में जब पहली ओटीसी लगी, शिक्षा वर्ग कहते हैं, चंदौसी में सन 77 में, तो वो हमने वहाँ से 1 महीने का जो प्रशिक्षण होता है वो प्राप्त किया। और वहाँ फिर दादरी के हम श्याम कारवा के रूप में भी दादरी में हमने संघ में काम किया। तो क्या आपको उस समय दिक्कत नहीं आई इमरजेंसी के टाइम? वो टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट था। नहीं, इमरजेंसी के समय तो क्योंकि हम पढ़ते थे जी। तो रोज़ ट्रेन से अपना आना जाना रहता था, तो उस समय तो जिन लोगों को, बड़े बड़े लोग थे, उनको परेशानियाँ आई। हम तो उस समय बच्चे थे जी। तो इसलिए हमें तो इतना जो सुनते थे वही हमने सुना, लेकिन हमें किसी घटना उठना से हमारा उस समय कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो उस समय जो प्रदर्शन होते रहते उसमें कभी चले जाते थे जी। लेकिन सीधे इमरजेंसी से हमारा कोई मतलब ज़्यादा टकराट नहीं हुआ। ओके। तो 1980 में जब बीजेपी ने अपनी शुरुआत करी, तो आप पहले नोएडा मंडल के प्रेसिडेंट भी बने। जी। तो ये एकदम से कैसे आप इतने ऊपर कैसे आ गए? सडनली आपको ऐसे कैसे इतनी बड़ी पोजीशन कैसे दी गई? नहीं, मंडल अध्यक्ष की भाई करण जी कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल शुरुआती पोजीशन है ये। अच्छा। मतलब मंडल जो है ये बहुत सबसे शुरुआती एक तरह से प्रक्रिया है। तो उस समय
हमारे साथ में जब हम दादरी से एमएच पढ़ने जाते थे तो दादरी में ही प्रवीण भाटी जी थे हमारे मित्र, वो भी साथ हम और वो एलएलबी साथ करते थे। जी तो वो एलएलबी पूरा करने के बाद उन्होंने नोएडा में यहाँ प्रैक्टिस अपनी इनकम टैक्स में शुरू कर दी थी। जी आते थे डेली दादरी से, तो हम यहाँ रहते थे। तो उन्होंने फिर हमसे कहा, वो जिला अध्यक्ष बन गए थे अच्छा बीजेपी के, उन्होंने हमें बनाया कि भाई हम आपको मंडल अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, यहाँ भी हम भी यहाँ नोएडा में बीजेपी की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं कहा भाई मेरा क्या मतलब मंडल से, मुझे तो मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मेरा राजनीति कोई रुचि नहीं है। यूँ नहीं, राजनीति में कुछ नहीं करना, आपको तो केवल जो है महीना 2 महीना में मीटिंग हुआ करेगी, उसमें आपको घंटे 2 घंटे के लिए केवल आना है, बाकी सब काम हम अपने आप करा लेंगे। इस तरह से उन्होंने करके शुरुआत की, चलो भाई घंटा 2 घंटा में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वास्तव में बिल्कुल हम तो ये मानते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा से ही हमारी शुरुआत उस समय हुई। और उस समय ही फिर वो 91 में वो चुनाव लड़े जी दादरी विधानसभा से, और चुनाव हमने लड़ाया मंडल अध्यक्ष होते हुए अपना रहे, क्योंकि जब नोएडा दादरी एक ही था। हाँ जी। तो इसलिए उसमें हमने अपनी मेहनत की काफ़ी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे जी। सामने महेंद्र भाटी जी थे जी। महेंद्र भाटी जी का बहुत यहाँ वर्चस्व था, साम्राज्य था, तो वो चुनाव लड़े लेकिन नहीं जीत पाए। और अगले साल फिर उनकी जो भी हो उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर 93 के चुनाव आ गए थे, 93 में हो गए थे क्योंकि जल्दी विधानसभा भंग हुई। तो हमसे भी भाई आप मंडल अध्यक्ष हो, आप क्यों नहीं टिकट मांगो जो है। जी। अरे हमारा टिकट से क्या मतलब, अरे कुछ नहीं इसमें तो भाई बीजेपी में हो तो हमें सदल्लापुर गांव के कई लोग आके जो इकट्ठे हो गए, अरे भाई तू क्यों नहीं मांगता है, हमारा क्षेत्र है, इसमें हम लड़ाएंगे चुनाव, तो तुम। तो इस तरह से करके उन्होंने कहना सुनना शुरू किया। तो फिर हमारी गैल में सब कार्यकर्ता लग गए। तो इस तरह से, बल्कि उस समय कल्याण सिंह जी ही हमारे नेता थे मजबूत जो है, उनके पास गए। और उस समय ये हमारे भाई सुंदर नागर जी के पिताजी बेदराम नागर जी भी जी। चुनाव के लिए इंटरेस्टेड थे तो संभवतः कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी में लड़ने के इंटरेस्टेड थे। तो हमारे लोगों ने कहा कल्याण सिंह जैसे, जी हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ बेदराम नागर जी को टिकट दादरी से दिया जा रहा है, जबकि वो पार्टी में भी नहीं है। ये नवाब सिंह नागर यहाँ पहले मंडल अध्यक्ष रहा है, अब जिला मंत्री है, तो ये लगा रहा है पार्टी में, तो इसको मिलना चाहिए। तो कल्याण सिंह जी बड़े नियम के, वसूलों के और ग्राउंड वर्क को बहुत ही देखने वाले और पसंद करने वाले थे। तो उन्होंने उसी समय ये कह दिया, बेदराम नागर को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाइए। और उन्होंने फिर हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया। और जीतने के बाद भी जब गए तो विधायकों में हमारा परिचय करवाया, भाई ये लड़का जीत का आया है, ये नवाब सिंह नागर दादरी से है, ये महेंद्र भाटी जी के साम्राज्य में जीत का आया है। बड़ा उन्होंने मतलब हौसला अफजाई की। तो इस तरह से हमारी शुरुआत उस समय हुई। जब हालांकि प्रवीण भाटी जी की डेथ के अराउंड भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत राइट? है। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े। तो उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैंगस्टरवाद या बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। तो आपने उस ज़माने में कैसे मैनेज करा कि इन सब से बच के भी आप अपना आगे बढ़ पाए? क्या आपको इनकी तरफ से कभी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए उस समय क्योंकि हम बहुत सामान्य कार्यकर्ता थे, तो इनके दिमाग में बहुत ही हमारे बारे में हल्का भाव था। और महेंद्र भाटी जी कई बार हमें नए बांस गांव में इनका एक कार्यालय थे जो मेन रोड पे ही, वहाँ वो बैठ जाते थे कभी कभी। हम मंडल अध्यक्ष होने के नाते से नारेबाजी करते हुए किसी न किसी मुद्दे पे वहाँ से सामने से निकलते थे। तो 1-2 बार हमको उन्होंने बुला लिया, अरे लौंडा उड़ाइए। मगा जी आगे हम नमस्ते नमस्ते। अरे तू कहाँ इन बनियो बाम लोग पार्टी में धक्का खाता फिर रहा है, अपनी माजा हमारी माजा, यहाँ तुझे आगे बढ़ाएंगे। अजीब मगा लगा रहने दो जहाँ लग रहे हैं। तो इस तरह से हमें बहुत वो अपना ये बड़ा वैसे ही बेचारा घूम रहा है, इसका क्या है। हमें कभी उन्होंने कोई ऐसे धमकाने धमकुने का या इस तरह का कोई धमकी वाला मामला कभी नहीं हुआ।
वो ये बात ज़रूर है कि उनका वहाँ साम्राज्य था और यहाँ की इंडस्ट्री उस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित थी। बड़ी संख्या में यहाँ से फैक्ट्रियाँ उस समय छोड़ कर जा रही थी और जो थी ये भी बहुत बुरी स्थिति में थी। लेकिन फिर हमारे आने के बाद यदि हम कहें कि एक ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ी उपलब्धि यही रही कि क्षेत्र में एक माहौल बिल्कुल चेंज हो गया और यहाँ सब इंडस्ट्री को भी, आम लोगों को भी लगा कि भाई यहाँ माहौल बहुत ही शांत है। और फिर यहाँ बड़ी संख्या में इंडस्ट्री आने शुरू हुई, काम धाम शुरू हुए और ये डेवलप होते होते बहुत ही बढ़िया फिर नोएडा की शुरुआत उस समय हुई। ये ईश्वर की कृपा से हमारे कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया एक ये काल रहा, सबसे बढ़िया ये उपलब्धि रही कि यहाँ पर एक अच्छा अमन चैन का माहौल बना। ऐसा आपने क्या किया? क्योंकि देखिए सरकारें तो पहले भी रही, राइट, पहले भी एमएलए एमपीज वहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, लेकिन आपके आने के बाद ही ये गुंडागर्दी ख़त्म क्यों होती जाई? ऐसा क्या किया आपने? क्योंकि बस उसमें हमारा यही था कि हमारा जो स्वभाव था वो बहुत सीधा साधा रहा है और उसकी वजह से हमारे साथ सीधे साधे लोग ही ज़्यादा जुड़ते चले गए। और जब थोड़ी सी हम मजबूत स्थिति में आ गए थे तो उस समय बहुत सारे लोग हमसे ये कहते थे भाई आप फलाने जो यहाँ के मजबूत लोग थे, ये जिन्हें दबंग कहेंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बड़ी आपकी मदद करेंगे, बड़ा आपका ये करेंगे, उनसे मिल लीजिए। हमारे मन में उस समय ईश्वर ने ये ताकत दी थी भाई ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल नहीं मिलना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखी है, चाहे चुनाव जीतें या हारें, सफल हों असफल हों। ये हमारे मन में ईश्वर ने बहुत मजबूत उस समय भाव था। उसकी वजह से हम उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे और अच्छे लोगों को, अच्छे उनको ही हम हमेशा प्रमोट करते रहे। उसकी वजह से धीरे धीरे अपने आप माहौल बेहतर होता चला गया और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर बना। क्या आपको लगता है कि ये पुलिस के एक्शन की वजह से हुआ या पॉलिटिकल विल या फिर पब्लिक सेंटिमेंट? देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट तो थे ही। मतलब हमें जब ये एमएलए बनाया तो हमारी तो ना तो राजनीतिक परिवार था, ना हम कोई मजबूत थे, पैसे से मजबूत थे, किसी चीज़ से भी मजबूत नहीं थे। लेकिन हमें जो है समीर भाटी जी के सामने दूसरी बार, जब हम पहले चुनाव 93 में हार गए थे समीर भाटी के सामने जी, दूसरा जब 96 में लड़े तो हम जीते, तो उसमें आम जनता का ही भाव था कि भाई यहाँ थोड़ा सा सरल और सीधा बात लोगों को लाना चाहिए और जिससे परिवर्तन होना चाहिए। ये आम लोगों के ही मन की जो है एक बहुत प्रबल भाव था और वो बाहर से कुछ करते थे, अंदर से उनके मन में ये भाव था। बाहर से नारेबाजी उधर लगाते थे लेकिन अंदर से वो उनका ये था कि भाई इस चीज़ से यहाँ से डरते थे लोग। हाँ डरते थे। ये बात तो एक ट्रेडिशनल नॉन बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड, राइट, बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियां यहाँ पे खूब रही, राइट, तो क्या एक बीजेपी को जब आपने अपनाया तो आपके परिवार के लिए क्या ये कोई रिस्की हुआ या कोई इससे कोई इश्यूज खड़े हुए या बड़ा आसान रहा उस ज़माने में? नहीं, हमें इसके साथ कोई ऐसा इशू कभी ऐसा नहीं आया जिससे परिवार को बहुत वो हो। परिवार तो थोड़ा सा ये ज़रूर था कि हम, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल हम में पागलपन सा आ गया था राजनीति के प्रति। उससे पहले तो मन में बिल्कुल राजनीति का नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब हम थोड़ी वोटों से हारे, 11,000 वोटों से हारे, जी, दूसरे नंबर पे तो बेदराम जी थे, हाँ जी, वो तो थोड़ी वोटों से हारे, हम तीसरे नंबर पे थे। जी, लेकिन लोगों में उस समय ये भाव आ गया था, अरे तो इतनी वोट ले गया लड़का जो है, यदि हमें पता होता कि इतनी वोट ले जाएगा तो हम तो थोड़ी सी और दे देते। तो उस वजह से पूरा वातावरण एक हो गया और फिर हमें में भी एक बीमारी, फिर वो राजनीति की उस समय कीटाणु दिमाग में बैठ गए। तो फिर हम दिन रात लोगों के बीच में आना जाना और वो शुरू कर दिया और उसी की वजह से फिर लोगों के मन में एक अच्छा भाव हमारे प्रति पैदा हो गया और फिर 96 में 3 साल बाद ही लोगों ने बहुत अच्छी वोटों से, 22,000 वोटों से हमें जिताया। और उसके बाद फिर आप 2002 में फिर दोबारा जीते? हाँ, 2002 में फिर जनता ने जिताया जी। फिर आप इरिगेशन मिनिस्टर भी? हाँ, दूसरे उसमें जो है जी, जब मायावती और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी जी, तो सिंचाई राज्य मंत्री बने और क्योंकि उसमें 1-1 साल का तय हुआ था कि 1-1 साल सरकार रहेगी, जी, मायावती बनाई गई, लेकिन मायावती ने फिर अपना 1 साल पूरा होते ही पलटी मार दी, उसकी वजह से फिर सरकार गिर गई। जी। 2017 में दादरी में फिर टिकट डिस्प्यूट हुआ,
राइट, जिसके अंदर आपके बहुत सारे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया अमित शाह जी के अगेंस्ट कि यहाँ पे टिकट आपको मिलना चाहिए था। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 2000 लोकसभा के चुनाव की हाँ, बात है विशेष रूप जी से, जी 19 की संभवतः। तो क्योंकि टिकट तो हम हर बार मांगते थे, जी एमपी का भी एमएलए का भी, क्योंकि राजनीति में थे। जी तो उस समय जब यहाँ के लोगों का भाव हमारे प्रति ईश्वर के पास ठीक रहा है, तो जब उन्हें लोगों को लगा कि भाई इनका टिकट नहीं हो रहा है, तो बड़ी संख्या में लोग बाग माननीय अमित शाह जी के यहाँ, वो उस समय उनका आवास दिल्ली में आवास था, ये जी सरकारी आवास, तो वहाँ बड़ी संख्या में पहुँच गए और वहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी वगैरह शुरू कर दी। और उसमें जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम रहे हैं दिनेश शर्मा जी, वो भी मौजूद थे जी और संभवतः माननीय राजनाथ सिंह जी भी उसमें मौजूद थे। मीटिंग जो उनके हो रही थी, तो उन्होंने फिर जो उस समय दिनेश शर्मा जी से कहा, भाई तुम्हारे यूपी के ये हैं, ये नवाब सिंह नागर के कुछ लोग हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, इन्हें ज़रा शांत कराओ। उनका फिर मुझे फ़ोन आया, जी भाई ये कैसे आपके लोग यहाँ शोर शराबा कर रहे हैं, वातावरण बड़ा ख़राब हो रहा है, इससे ये हुआ। मैं कहा ये हमने बिल्कुल नहीं भेजे, ये इनकी अपने आप भावना थी, अपने आप चले गए हैं। जी लेकिन हाँ, मुझे जानकारी मिली है कुछ लोग गए हैं, तो मैं इनको अभी बात करता हूँ। तो मैंने उनको फिर फ़ोन करके उनको वापस बुलाया और उसके बाद फिर उन्होंने संज्ञान भी लिया। टिकट तो हमें नहीं दिया जी लेकिन हमें फिर वो यूपी गन्ना बोर्ड का चेयरमैन उस समय फिर हमें बनाया था। जी तो ये उस समय लोगों की प्रतिक्रिया थी अपने आप। जी। एक 2015 में दादरी लिंचिंग इंसिडेंट हुआ था, उसके दौरान काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, मीडिया स्क्रूटनी हुई, और उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, देखिए वो तो एक सामाजिक ही घटना थी जी उसमें बड़ी संख्या में ये बिसाड़े के और उस साइड के लोगों का उसमें गिरफ्तारियां हुई। बहुत नए नए युवा थे, क्योंकि कई बार वो भावावेश में एक मामला हो जाता है। जी मेरे विचार से कोई उसमें कोई योजनाबद्ध तरीके का मामला नहीं था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा आक्रामक होते हैं, उस तरह के कुछ लोगों ने उसमें आक्रामकता दिखाई और उसके साथ फिर और लोग भी लग गए। और जब फिर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो फिर और सब पूरा मामला एक रिएक्शन हो गया। तो वो एक फिर बहुत बड़ा इशू मामला बना था। तो और उसमें बड़ी संख्या में फिर लोग बाद में गिरफ्तार भी हुए, बड़े घटनाएं हुई। लेकिन फिर हमारी सरकार आई तो उन्होंने फिर उसमें सारे चीज़ें देखते हुए वो केस वगैरह फिर वापस कर दिए थे। ओके। आप एजुटेशन और सोशल एक्टिविस्ट शुरू से रहे हैं, राइट? तो अयोध्या मूवमेंट में भी आपका बड़ा अच्छा रोल रहा है। तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि जब अयोध्या मूवमेंट या बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के दौरान आपको ऑलमोस्ट 20-21 दिन के लिए डिटेंशन में रखा गया, तो आप इसका एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर पाएंगे कि आपकी कस्टडी के दौरान कैसा था आपका एक्सपीरियंस? देखिए उस समय मैं ये जो राम जन्मभूमि वाला जो आंदोलन था, ये लोगों में पहले से चल ही रहा था जी लेकिन एक्सट्रीम वास्तव में उसी समय हुआ। उस समय जो माननीय अडवाणी जी ने संभवतः 1990 की बात ये है, उस समय सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। और उसमें धीरे धीरे उनका इतना आकर्षण लोगों में बढ़ रहा था कि उससे केंद्र सरकार और उस समय जो प्रदेशों की कांग्रेसों की सरकारें थीं, दूसरी पार्टियों की थीं, वो पूरी तरह से हताहत हो रही थी कि भाई ये तो बहुत मामला बेकाबू होता जा रहा है। हर जगह हजारों के लोग उसकी संख्या में जय जयकार, जय श्री राम और जय श्री राम कर रहे थे। तो उस समय ये आंदोलन पूरे बीजेपी में पूरे उसमें हुआ था। और उसी समय हमें भी सहारनपुर जेल में हम नारेबाजी हम जैसे करते हुए घूम रहे थे यहीं पे, तो हमें जेल सहारनपुर जेल भेजा गया था जी और बड़ी संख्या में लोग वहाँ आंदोलन के साथ भेजे थे हमारे साथ उसमें। लेकिन वहाँ फिर 20 दिन बढ़िया, क्योंकि सब बड़ी संख्या में लोग थे और वातावरण पूरा राम में था, तो उस समय जेल में भी खूब अच्छा माहौल रहा और लोगों में बहुत अच्छा प्रेम भाव रहा। ठीक बात। और उसके बाद में फिर जब वो अयोध्या में अपने कल्याण सिंह जी थे, उस समय फिर पीक पे हुआ ही मामला। जी उस समय भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी। जी जी
और जो शुरुआत माननीय आडवाणी जी ने की तो उसका फलीभूत वास्तव में उस समय कल्याण सिंह जी ने किया। जी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने फ़ोन किया था इनके गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को, भाई सुनने में आ रहा कि वहाँ ढांचे को जो है लोग तोड़ने के लिए पहुँच गए हैं। मुझे नहीं, उससे खबर थोड़ी सी और आगे है, कल्याण सिंह जी ने बताया। नहीं, पहुँच ही नहीं गए, तोड़ दिया है। इनको इन पर जो गोली चलाई है ना, हटाइए नहीं से, मैं गोली नहीं चलाऊँगा, नहीं चलाऊँगा, नहीं चलाऊँगा। तो वास्तव में राम मंदिर की स्थापना में माननीय आडवाणी जी की शुरुआत रही और उसको फलीभूत जो है करने में कल्याण सिंह जी का रोल रहा। इसको हमेशा सब लोग हमेशा मानेंगे, इसको याद करेंगे। जी। बाबरी मस्जिद के पूरे एपिसोड के दौरान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, राइट? आज क्या आपको लगता है कि उस पूरे प्रोटेस्ट के तरीके जस्टिफाइड हैं? क्या वो सही तरीके थे करने के, या आपको लगता है कि यार ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था? नहीं, उस समय के मैं तो समझता हूँ कि जो भी तरीके थे उस समय जो हमने सुनने में आए, सब लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए, जो धरने आंदोलन किए, तो उनकी जो भावना थी भगवान राम के प्रति जो आस्था है वो, क्योंकि शुरू से ही लोगों में असीम रही है, आज भी उसी तरह से है, तो उनको लगता था कि भाई ये बहुत भारत में होते हुए भी बाबरी मस्जिद जो मंदिर को तोड़ के बनाई थी और आज ये बिना बात के जो उस पर ये बवाल हो रहा है, तो लोगों में वो भावना बहुत उग्र थी। उसके कारण से जो भी आंदोलन हुए वो स्वाभाविक थे और वो अपनी एकता दिखाने के लिए, अपनी आस्था दिखाने के लिए और राम जी के प्रति जो उनकी विशेष उनका प्रेम था वो उसी का प्रकटीकरण था। और दूसरी जो सरकारें उस समय की थी उनका जो एक हस्तक्षेप था अनावश्यक रूप से एक वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए सही निर्णय न कर पाने का जो उनका सोच थी, उसके प्रति ये प्रतिक्रियाएँ थी, तो इसके कारण से हुआ। इसके बाद हम नोएडा लैंड अलॉटमेंट इशू की बात करते हैं, उसमें भी आपका बड़ा एग्रेसिव रोल रहा। आपने नोएडा फार्म हाउस स्कीम जैसे लैंड अलॉटमेंट इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट और लीगल केसेस फाइल करवाए। क्या स्पेसिफिक इरेगुलरिटीज़ उस ज़माने पे आपको दिखी, या उस टाइम पे क्या इशू थे? आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, एक तो उस समय भी क्योंकि हमारी गिरफ्तारी हुई काफ़ी जो है, एक तो मायावती जी की जो सरकार थी उसमें उन्होंने बहुत सत्ता का दुरुपयोग किया। ये जो आज इतनी ओवर जनसंख्या हो रही है और आज रास्ते नहीं हैं, उस समय उन्होंने सारे नियमों को चेंज करके, उस समय तक ये व्यवस्था थी कि बिल्डर्स को या किसी को भी कोई ज़मीन अलॉट करेंगे नोएडा में तो 30% कब्जे से पहले अलॉटमेंट के लिए कब्जे से पहले देना पड़ेगा। लेकिन उसमें मायावती जी ने इसमें चेंज कर दिया था कि 30% नहीं, इसको 10% पे ही कब्जा दे दिया जाएगा और इतना ही फिर वो ऊपर जाता था। तो इसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने बड़ी संख्या में अलॉटमेंट करा लिए, उनकी क्षमता भी नहीं थी, उनका वो भी नहीं था, और बाद में फिर वो उसको बना नहीं पाए समय पे, उनमें से कुछ लोगों ने बेच दिए और उसकी वजह से आज तक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें कब्जा अलॉटमेंट होने के बाद भी आज तक भी नहीं मिला है। तो ये उस समय का ये तो एक ये आंदोलन था। दूसरा जो है किसानों को ज़मीनों को ज़बरदस्ती लिया जा रहा था, मुआवजा ना के बराबर था, और तो इसके लिए भी हमने इनके सामने भी किया। मुलायम सिंह जी थे उस समय भी हमने ये आंदोलन किया। हमने विधानसभा के अंदर ही हम अपने बहुत सारे विधायकों को लेकर धरने पे बैठ गए थे और हमने मांग की थी भाई किसानों का ये होना चाहिए। मुलायम सिंह जी आए थे और उन्होंने फिर हमारा हाथ पकड़ के ले गए थे कि भाई नहीं, आपकी बात को संज्ञान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये मुआवजा था उसमें हमने जो पहले लोगों से बहुत हल्के भाव में ले लिया था, उनको 64% का मुआवजा उसी समय शुरू हुआ। 5% के जो आवासीय भूखंड हैं देने की प्रक्रिया उसी समय शुरू हुई। तो ये भी बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा शुरुआत हुई। बाद में फिर वो 6% 7% बढ़ता चला गया, लेकिन ये शुरुआत उसी समय की है जी। तो ये उस समय के आंदोलन और जो लोगों का सहयोग रहा, लोगों का बहुत तगड़ा उसमें हमारे साथ में भाव रहा, उसके कारण से शुरुआत हो पाई। ठीक बात। यूपी में योगी आदित्यनाथ के दौरान बुलडोज़र जस्टिस एक सिंबल बन गया है आजकल,
राइट। क्या आप इस एग्रेसिव लॉ एंड ऑर्डर मेथड से इसको जस्टिफाइड मानते हैं, या ये आपको लगता है कि ये हम ड्यू प्रोसेस, आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, कि हम लॉ को पार करके और अपने आप जस्टिस दे रहे हैं? देखिए भाई करण जी, ये क्योंकि यूपी को बहुत एक हे दृष्टि से देश में देखते थे। यूपी में तो बिल्कुल सबसे बेकार प्रदेश है, यहाँ पे बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल किसी काम की नहीं है, यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पैसा लगाना काम करना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। ये आम धारणा यूपी के बारे में थी। और क्योंकि जो दूसरी सरकारें रहीं, अखिलेश जी की हो या मायावती जी की हो या कांग्रेस की हो, उन सब में ये जानते हुए भी कि ये जो माफिया और गुंडे हैं वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके भी बहुत बड़ा वर्चस्व था तो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए उनको वो छूट देते रहे। और किसी भी बड़े माफिया पर उस समय आपने सबने देख लें, किसी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। जो बड़े बड़े नाम थे वो सब अपने साम्राज्य उनके मुख्यमंत्री जैसे चलते थे। तो वो इसकी वजह से यूपी की बहुत बदतर हालत थी। और योगी जी के आने के बाद उसमें केवल उन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया कि हमें यहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, माँ बहनें यहाँ पर जो है आतंक में ना रहें। ये जो सबसे बड़ी पीड़ा थी, इसको दूर करने का उन्होंने बहुत ही मजबूती से काम किया है। और उसके लिए ये बुलडोजर वाला जो मामला है कि जो उन्होंने अवैध कब्जे किए थे उन पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया है, चलवा रहे हैं आज भी। तो इसकी वजह से ये अपराधियों में, माफियाओं में, जो ये आतंकवादी लोग थे, इनमें एक भय का वातावरण बना हुआ है और आम लोगों में उसमें एक बहुत सुरक्षा का माहौल बना है। इसके कारण से सारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में आज योगी जी के प्रति जय जयकार हो रही है और सब मानते हैं कि इनसे मजबूत कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। और इसकी वजह से आज यूपी में बहुत प्रोग्रेस हो रही है। यूपी आज जो बहुत पीछे था, आज दूसरे नंबर पर देश में आ चुका है अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर लोग बाग बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उन्होंने कई बार योगी जी ने इन्वेस्टर समिट किए हैं, लखनऊ में भी, यहाँ भी एक्सपो सेंटर में किए हैं। और उसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ लोग बढ़ रहे हैं और वो बहुत जल्दी इसको पहले नंबर पर लाने का टारगेट बनाया हुआ है और वो यूपी पहले नंबर पर आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये बुलडोज़र जस्टिस सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। नहीं, वो तो कम्युनिटी का ही नहीं है, तो उन्होंने दूसरे भी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ़ भी किया है, लेकिन जहाँ ज़्यादा संख्या रही है उनके खिलाफ़ ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये भाव ज़रूर इसकी चर्चा होती है कि भाई हाँ वो एक समुदाय के खिलाफ़ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा उन्होंने आतंक मचाया है, ज़्यादा उन्होंने ही इस तरह की घटनाएँ की हैं, तो उन्हीं के प्रति उनका है। आम जो भले लोग हैं, वो चाहे मुस्लिम समाज के हैं, दूसरे समाजों के हैं, दूसरे धर्मों के हैं, उनके प्रति उनका भाव हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो चाहते हैं कि सब लोग अच्छे जो लोग हैं वो उनके साथ अच्छा कार्य हो। लेकिन जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके प्रति वो बहुत कठोर हैं। इसकी वजह से वो यूपी को लाभ मिल रहा है। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टीज़ डिमोलिश करने के साथ साथ बहुत एक चलन देखा गया है एनकाउंटर्स का यूपी के अंदर, जैसे विकास दुबे का मैटर था, राइट। तो क्या आप इन इनकाउंटर्स को मानते हैं कि ये ज़रूरी हैं? देखिए, वो क्योंकि आतंक का मुकाबला करने के लिए उन्होंने भी बहुत, जो ये माफिया हैं इन्होंने बहुत ही आतंक मचाए और जनता पे बहुत ही अत्याचार किए और इसलिए पुलिस भी और प्रशासन भी उनसे हमेशा दबता रहा और इसके कारण से उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि इस सरकार में पुलिस का और प्रशासन का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर योगी जी का पूरा हाथ है, संरक्षण है, इसलिए ये खुल के फिर मेहनत करके, और इनकी टारगेट ये है कि हमें माफियाओं को किसी कीमत में बख्शना नहीं है और उनका सही उनका इलाज करना है। तो वो मजबूती से उनका मुकाबला कर रहे हैं, उसकी वजह से स्थिति ये बन रही है। तो क्या आपको लगता है कि भाई हमारा लॉ कमज़ोर पड़ जाता है इसलिए हमें इस तरह के इनकाउंटर्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है? क्या हमें लॉ के प्रावधानों में चेंजेस करने की ज़रूरत है? नहीं, लॉ
के हिसाब से ही चल रहे हैं। लो में ही मतलब वो तो जब सामने वाला यदि अपराधी कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको मारने का लो है, लेकिन पहले करते नहीं थे इसलिए अवॉइड करते थे। लेकिन अब यदि कोई सामने से करता है तो ये भी उससे पुलिस वाले तुरंत उसकी कार्रवाई उसका मुकाबला करते हैं, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कानून में तो किसी को भी अधिकार नहीं है, इस वर्तमान कानून में भी, कि कोई अपराधी किसी पुलिस वाले को या किसी आम आदमी को मारे, ये किसी में नहीं है। जब मार रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए हर एक को उसमें अपना बचाव करने के लिए किसी सीमा तक जाने का अधिकार है। अपोजिशन लीडर जैसे अखिलेश यादव जी का कहना है कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स सोशल कोहेशन और सामाजिक उसको तोड़ती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, वो तो विपक्ष के हैं तो निश्चित रूप से वो इस मुद्दा बनाते ही हैं, लेकिन वो इसको नहीं देखते कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी वोटों के चक्कर में कितना अन्याय होने दिया, कितना इन लोगों ने कितना शोषण समाज का किया, कितने अत्याचार किए, उस पर उन्होंने बिल्कुल जानबूझ के उनके प्रति शिथिल रहे। इसके कारण से वो अपना वोट बैंक को बचाने के लिए इस मुद्दे को उठाना उनके लिए स्वाभाविक है, उसको उठाएंगे वो। तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है, ये तो उनका स्वाभाविक वो है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो इस तरह की बातें करेंगे। अब ये बुलडोज़र मॉडल जो है और भी स्टेट्स के अंदर देखा जा रहा है, यूपी को देख के और भी स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये नया पॉलिटिकल मॉडल है जो बाकी स्टेट्स लेते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसके क्या रिस्क हम देख सकते हैं? देखिए भाई, वो यही है क्योंकि सब जगह कानून व्यवस्था, ये प्रशासक हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये महसूस करता है कि उसके प्रदेश में अमन चैन रहना चाहिए, सब लोग सुरक्षित रहने चाहिए, लोगों में ये भावना रहनी चाहिए कि हम अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं। और जब ये इस तरह की गुंडागर्दी होती है, माफियागर्दी चलती है, तो पहले इसमें उतने आक्रामक रूप से नहीं करते थे। लेकिन अब क्योंकि योगी जी को देखते हैं कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश में जितना ख़तरनाक माहौल होते हुए भी उन्होंने इस तरह से इसको यूपी को मेंटेन किया है, तो वो भी इस समय पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए भाई इसमें ढील नहीं करनी है। जहाँ पर भी कोई इस तरह का गड़बड़ होती है तो उसका मुकाबला मजबूती से किया जाए। तो ये अन्य प्रदेश भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी हमेशा से सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, एंड लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये माइनॉरिटी राइट्स और कल्चरल डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल देता है। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, माइनॉरिटी के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। मोदी जी का ये हमेशा ये टारगेट रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रति सौहार्द का भाव रहे, और इसलिए वो उसमें उसी के लिए एक अच्छा माहौल बने, तो इसके लिए वो नियम को बनाने के लिए वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें किसी की माइनॉरिटी के साथ कोई ज्यादती का मामला मेरे समझ में नहीं होने वाला नहीं है, सब मामला ठीक रहेगा। बहुत लोगों का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत दंगे हो सकते हैं या इस तरह के माहौल ख़राब हो सकता है। क्या आपको लगता है बीजेपी बगैर माहौल ख़राब करे, बगैर इसको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है? नहीं, बिल्कुल सक्षम है। जब ये सारी चीज़ को देख के ही सरकार आगे बढ़ रही है, और सरकार जानती है कि भाई देश की भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं, तो उसके लिए मजबूती से उनकी करने की क्षमता है, करने की उनकी विल शक्ति है, विल पावर है, इसलिए वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस टेन्योर के दौरान, इस सरकार के टेन्योर के दौरान फॉर्मली यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें पूरा लोगों का भाव है, लोग इसको मांग भी कर रहे हैं और चारों तरफ से मांग उठ रही है कि ये होना चाहिए। तो सरकार को ये बातें पहुंच रही हैं, तो सरकार, हमें उम्मीद है कि इस जो देश की भावना है उसको संज्ञान में लेते हुए, संज्ञान में तो है ही इसको, लेकिन और मजबूती से जब उनका संज्ञान और बढ़ेगा तो वो इसमें निर्णय लेंगे और इसको पूरा करेंगे। यूपी सरकार में इरिगेशन मिनिस्ट्री के दौरान के तौर पर किस तरह के महत्वपूर्ण योगदान आपने फार्मर्स और रूरल कम्युनिटी के लिए किए? हाँ, नहीं, वो तो हमारा कर्तव्य था भाई। हम जैसे कार्यकर्ता को जनता जनार्दन ने मौका दिया
तो हमारे मन में भाव था कि हम जनता के लिए, जनता ने हमारे लिए इतना किया है तो हमारी जितनी भी क्षमता है, जितनी हमारी योग्यता है, हम उसका पूरे समर्पण के साथ जनता को हितों के लिए संघर्ष करेंगे। और हमने संघर्ष उस समय युवा भी थे, हमने किया भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी भिड़ते रहे। हमने देवदत्त शर्मा जी सीईओ थे हमारे नोएडा में, नहीं मान रहे थे, हमने उनको बंद कर दिया था, लोक में बंद कर दिया था वहीं उनके ऑफिस में ही। तो और भी बहुत सारी घटनाएं इस तरह की उस समय थोड़ा सा आक्रामक तरीके से होती रहीं। तो वो जनता के हित में, यदि जनता की भलाई के लिए कुछ थोड़ा सा कैड़ा भी करना पड़ा तो उस समय करने का भाव था। तो इसलिए वो सब चीज़ें जनता के हित के लिए जनता ने हमें महत्व दिया है, हमसे उम्मीद है, तो उस पर खरा उतरने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत का, पूरी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिली। आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे 3 काम आप कहेंगे कि जिसने नोएडा वासी या दादरी वासी का भविष्य बदल दिया? देखिए, तो सबसे पहला तो ये जो किसानों की जो ज़मीन उस समय बहुत ही औने पौने में ले रहे थे और उसको छीन रहे थे, तो उसमें एक भाव बढ़ा लोगों का। और उसमें पहली तो उनके जो है 5% के भूखंड देने की बात हुई, उससे किसानों को थोड़ी सी राहत मिली। और उनका मुआवजा कम था तो उसमें 64% की बढ़ोतरी की गई। और उसके बाद फिर लगातार इस पर विचार होते होते बोर्डों में उन पर समय समय पर बढ़ता रहा। तो एक तो ये उस समय का निर्णय महत्वपूर्ण रहा। और जिला मुख्यालय वाला भी मामला भी एक महत्वपूर्ण था। उस समय भी हमारे राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हम जब डीएनडी का शिलान्यास करने के लिए वो आए थे, शीला दीक्षित जी भी थी, तो हज़ारों लोगों को लेके हम पहुंच गए थे। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिला मुख्यालय हमारा यहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने उस समय मंच से ही कहा था कि भाई नवाब सिंह नागर जो कहें उसको करो उसको। तो उस समय हमारी सरकार होते हुए हमने इतना प्रोटेस्ट किया। तो और ये राजनाथ सिंह जी की महानता थी कि उन्होंने पॉजिटिव वे में उसको लिया और हमारी बात को माना। ये था टीएनडी वाला इशू जो है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। और ये आईएएस अधिकारियों ने ही ये कंपनी बनाई थी, टोल ब्रिज कंपनी है, और वही इसको देने वाले थे, उन्हीं की कंपनी थी। और उन्होंने ऐसा उसमें प्रावधान कर लिया था कि 20% मुनाफा हालत में होना चाहिए। यदि मुनाफा 20% नहीं होगा तो वो उसका घाटा में जोड़ के अगली बार उसकी कॉस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। और इस प्रकार से लगातार कई साल तक वो टोल टैक्स लेने के बावजूद भी वो उनकी जो अमाउंट थी बढ़ती जा रही थी। तो उस पर जो है हमने कई साल तक लगातार प्रोटेस्ट किया, कई दिन तक। तो लास्ट में जो है वहाँ रात को धरने उरने पर वहीं लौटे रहे डीएनडी पे ही। और जो कानूनी रूप से भी इसमें शुरुआत तो हमारे एनपी सिंह जी ने की थी, जो फनरवा के अध्यक्ष थे उस समय। लेकिन हम भी उसमें पार्टी हाई कोर्ट में हम भी रहना चाहिए कि कोई उसमें वो ना हो। तो इसलिए हम भी हाई कोर्ट में भी उसमें हम पार्टी बने और उसको आगे बढ़ाने में, कोर्ट में आगे बढ़ाने में हमारी टीम ने भी पूरी मदद करी। और कई वकीलों ने उसमें हमारा बहुत साथ दिया। और उसकी वजह से, क्योंकि प्रोटेस्ट का जो भाव था, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक हैं, तो कोर्ट तक भी वो बात पहुंची कि ये वास्तव में ज्यादती हो रही है। और उससे मुक्ति मिली और लोग जो है आज वो फ्री में जाते हैं, समय भी बचता है, उस पर समय भी बहुत लगता था टैक्स कटवाने में। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण काम हो पाया। क्या आपको डर नहीं लगा उस टाइम जब आपने अपनी खुद की सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया? हाँ, ये डर क्या, उस समय हमें भी ये लगा भाई ये तो हमसे भी कहते थे। हमारे कलराज मिश्रा जी का भी फ़ोन आया था जब हम धरने पे बैठे थे जिला मुख्यालय में जी। तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, फ़ोन आया उनका, तुम धरने पे बैठे हुए हो, अब अपनी सरकार होते हुए तुम्हें डर नहीं है कि तो एमएलए होते हुए जो ये इसलिए कर रहे हो, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। मगर जी जनता का, यदि हम जो जनता का इशू है, यदि वो हम उसको हल नहीं करा पाएंगे, उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर हमारा एमएलए बनने का क्या फ़ायदा है, हट जाएंगे। तो वो उस समय भाव था भाई जनता ने बनाया है तो जनता का हित ही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। उस भाव से हमेशा काम करने का प्रयास किया और उसकी वजह से अपना काम सब पॉजिटिव रहा। बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। हाँ, नहीं वो
अपना भाव है, अपना अपना भाव है। अब हमें लगा कि हम जैसे सामान्य को लोगों ने इतना जिम्मेदारी दी है तो हमें इसके लिए पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। तो हमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पूरी निष्ठा से किया है और उसमें ईश्वर ने काफ़ी मदद भी की और सफलता भी मिली। जी। और डेफिनेटली देखिए, नोएडा टॉल मेरे को अगर सही याद है तो 20 या 22 रुपए कुछ वो टॉल उस टाइम पे होता था। लेकिन वो उस टाइम पे आज से 10-15 साल पहले 20-22 रुपए जाने के और 20-22 रुपए आने के, तो 40-45 रुपए अगर रोज की पड़ते हैं तो आदमी को बहुत एक आम आदमी हर रोज दे रहा है तो उसको वो बहुत चुभते थे। जी। और वो कहीं ना कहीं और टाइम भी लगता था, क्योंकि वो लाइन लग जाती थी, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती थी। तो रोज दिल्ली जा रहे हैं तो उसमें घंटा आधा घंटा रोज लगता था, तो वो डबल नुकसान था, पैसे का भी और समय का भी। उसके लिए तो आज भी मैं जितने भी नोएडा में लोगों से बात करता हूँ या मिला हूँ, तो आज भी लोग आपका धन्यवाद करते हैं कि वो बहुत बड़ा सहयोग रहा आपका उनकी जीवन कार्यकारी में। हमारा भी रहा, लोगों ने भी उस समय, क्योंकि हमारे आह्वान पर लोगों ने हजारों हजार लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, तो लोगों का भी उसमें हमेशा सहयोग रहा है। हम तो लोगों का भी सहयोग को हमेशा हम धन्यवाद करते हैं कि लोगों से रहा। ये जरूर एक शुरुआत हमें करने का मौका मिला, इसलिए लोग बाग हमें उसका श्रेय दे देते हैं, लेकिन श्रेय वो सबका ही था। जी। आपको बीजेपी में कितने साल हो गए? लगभग मेरे ख्याल से मैं 82 में या 83 में मंडल अध्यक्ष बन गया था। 40-45 साल। हाँ, 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। क्या आपको बीजेपी छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन करने का बाकी पार्टियों ने कभी अप्रोच नहीं करा? ये तो होता रहता है। हुई थी कई बार, जब हमें टिकट नहीं मिला तो हमें दूसरी पार्टियों से भी कई जिम्मेदार लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ आ जाए तो आपको टिकट देने के लिए हमारी बात ऊपर हो गई है। जी। मैं कहा भाई बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमें ये प्रस्ताव दिया, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें तो बीजेपी ने ही हमेशा हमें बढ़ाया है। आज नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने हमें बहुत दिया है, इसलिए हम कभी भी ये छोड़ने की बात जो है इसे नहीं सोच सकते। इसलिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे मोदी जी एक बड़े साधारण परिवार से आए, राइट, कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ऐसे ही अगर मैं आपका भी जीवन देखता हूँ तो आप भी बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, कोई आपके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था उससे पहले, राइट। आप पहले ही हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और बीजेपी ने आपको टिकट भी दी। तो क्या यही कारण है कि आज भी आप बीजेपी के लिए इतने लॉयल हैं, या क्या या विचार मिलते हैं? क्या कारण है कि आप बीजेपी छोड़ने का सोचते भी नहीं हैं? देखिए, वास्तव में बीजेपी जो है वो बड़े नियमों की, वसूलों की और राष्ट्र भक्ति वाली पार्टी रही है। और हमारा जीवन जो है वो, अपना जीवन तो हम अच्छा चलाएं, लेकिन राष्ट्र के लिए भी मदद करने का भाव रखें हैं। ये संघ से ही प्रेरणा लेकर सब करते रहे हैं, और इसीलिए हमारी पार्टी में सामान्य परिवारों के लोग भी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी हैं। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें सामान्य कार्यकर्ता को, नीचे ग्राउंड जो पे काम अच्छा करता है उसको महत्व देना चाहिए। ये बीजेपी में हमेशा रहा है। इसकी वजह से हम उसी भाव से काम करते रहे हैं और उसमें करेंगे भी। उसमें एक नोएडा वासियों की बड़ी डिमांड है कि नोएडा की पूरी भूमि अभी लीज होल्ड है, उसको फ्री होल्ड करा जाए। तो मेरे ख्याल से 2018 के अंदर अथॉरिटी के अंदर एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये मैटर अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पिछले चुनावों के पास भी लग रहा था कि शायद इसको अप्रूवल मिल जाए। क्या आगामी चुनावों के आसपास तक उम्मीद है कि नोएडा को फ्री होल्ड करा जा सकता है? देखिए, ये तो जो वर्तमान जिनके हाथ में पावर है जी, वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मांग उचित है कि लंबे समय से हम लीज रेंट दे रहे हैं, और वो ज़मीन होते हुए भी एक तरह से ये किराएदारी जैसी लगती है जी। तो पूर्ण स्वामित्व मिलना चाहिए। तो इस पर सरकार को पॉजिटिव विचार करते हुए इसको निर्णय करना चाहिए। जी, हम भी इसको मांग करते हैं। अब 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। 2027 के यूपी विधानसभा इलेक्शंस, क्या इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है अभी से? हाँ, पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। सब पार्टी जो है अपना मेहनत में शुरू कर दी है। मेहनत तो हर समय करते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी एक्टिविटी सबकी
ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित रूप से 1-1.5 साल बचा है तो तैयारी पूरी सब पार्टी कर रही हैं। एक बड़ी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आई लव मोहम्मद के नाम से एक बरेली में प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या आपको लगता है ये उस चुनाव की तैयारी है? देखिए, कुछ लोग क्योंकि ये माहौल ख़राब करने के लिए लगे रहते हैं। वो किस भाव से करते हैं, उनको कोई राजनीतिक संरक्षण है या क्या है, लेकिन ये कुछ जैसे वहाँ के मौलवी हैं, वो उन्होंने ये विशेष रूप से इसको प्रमोट किया है। तो वो क्या भाव इनके अंदर रहता है वो तो दूसरी पार्टियों से किसी मिले हुए हैं क्या हैं वो तो वो जाने। लेकिन कुछ लोग वास्तव में इस तरह का भाव रखते हैं कि हमें इस तरह का बवाल करवाने में वो अपनी भूमिका अदा करते हैं और ये नहीं सोचते इससे समाज को कितना नुकसान होगा, कितना हित होगा, उन पर किस प्रकार से सारी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाएगी। लेकिन उनको वो इंस्टिगेट करके इस तरह के कारनामे करने के लिए मजबूर करते हैं और बाद में फिर हज़ारों लोग उसमें पीड़ित रहते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें उस आक्रोश में और भाववेश में आकर उस समय उलझ जाते हैं। लेकिन क्योंकि कानून तोड़ते हैं तो उसका फिर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ लोग हैं जो इसको ख़राब करते हैं, बाद में भुगतना पड़ता है बहुत सारों को। क्या लगता है आपको आगामी चुनावों में यूपी में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल सबसे पहले तो ये कानून व्यवस्था का ही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, माँ बहनों को सुरक्षित, यहाँ के ज़मीन जायदाद किसानों को सबको सुरक्षित, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो है किसानों की आय बढ़े, इसके लिए अच्छे बीज, अच्छे उपकरण, अच्छी चीज़ें हों जिससे इनका वो बढ़े, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा जो है, क्योंकि खेती की ज़मीन घटती जा रही है तो उसके लिए हमारी युवाओं को रोज़गार भी मिले और प्रदेश को राजस्व भी मिले। इसके लिए उद्योग और व्यापार को बढ़ाने का भी योगी जी का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए लगातार वो लगे हुए हैं और इसकी वजह से लगातार वो समिट कर रहे हैं। देश विदेश के लोग यहाँ बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आप यहाँ कुछ भी करिए, हम आपका पूरा मदद करेंगे, अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं यहाँ। और जो कानूनी बाध्यताएँ थी उनको भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, जो उनमें रुकावट करते थे प्रशासनिक तंत्र जो है। आज भी बहुत सारी चीज़ों को उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। वास्तव में प्रशासनिक वो आज भी करते हैं, तंग करते हैं लोगों को, तो उसको सुधारने की और जो ज़रूरत है। तो धीरे धीरे सब बेहतर हो रहा है और इसको उत्तर प्रदेश को पहली अर्थव्यवस्था सबसे बेस्ट प्रदेश बनाने का योगी जी का टारगेट है और उसमें हम बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 2027 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी को यूपी से हटा के सेंटर में ले जाने की अड़कड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसलिए ये तो बिल्कुल बड़े हाई कमान का ऊपर का मामला है। इसमें कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन जो ऊपर का निर्णय होगा वही उसमें मान्य होगा। अगले प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखते हैं? ये प्रधानमंत्री अभी तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। अभी तो सब ये कह रहे हैं। अब तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने बताया अभी तो 3-4 चुनाव जो हैं मोदी जी रहेंगे, तो जब वो रहेंगे तो फिर दूसरे पे विचार क्या करना है। ठीक है। चलिए, एक लास्ट में हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है जी। तो आपकी लाइफ में कौन से ऐसे लीडर हैं जो आपको प्रेरित करते हैं? देखिए, हमारे जैसे मैंने बताया जो पुराने हमारे लीडर रहे हैं जी, उनकी जो सोच रही है नीचे के ग्राउंड वर्क को महत्व देने की, सामान्य कार्यकर्ता को महत्व देने की वो रही है, उसको हम पसंद करते हैं। उसमें माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी, माननीय कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी, ये सब जो पुराने लोग हैं, ये सब इस मामले में हमारे टच में भी रहे हैं और इनसे हम प्रेरणा लेते रहे हैं। और ऊपर तो मोदी जी और योगी जी जो हैं हमारे सर्वे सर्वा हैं ही, तो इस प्रकार से हम इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते रहे। ठीक। आपकी सबसे पसंदीदा जगह यूपी में ऐसी कौन सी है जहां पर आप चाहेंगे कि हर भारतवासी एक बारी उसे ज़रूर विज़िट करे?
देखिए, इसमें तो हमारा जो वृंदावन है ये महत्वपूर्ण हमारा धाम है, जी। और आज दिन पर दिन ये बढ़ता भी जा रहा है। हमारा भी माननीय योगी जी का भी जो टारगेट है, अयोध्या के बाद अब हमारा मथुरा ही है, तो इसकी तरफ ध्यान है, और कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली रही है, तो इसलिए मेरे विचार से तो सबसे ज़्यादा यदि प्रमुख स्थान वृंदावन है, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन है, और हमारा दूसरा अयोध्या है ही। जी। 3 शब्दों में 2030 तक उत्तर प्रदेश के लिए आपका क्या विजन है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, जैसा अभी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोज़गार बढ़ाने के लिए, यहाँ को किसानों को मजबूती देने के लिए, यहाँ का जो सामान्य कामगार है उसको मजबूती देने के लिए, महिलाओं को अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो तमाम नीतियाँ हमारे प्रदेश सरकार की हैं, केंद्र सरकार का भी उसमें सहयोग मिल रहा है, उन सब नीतियों के आधार पर हमारा इस प्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का टारगेट है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और अपने विचार हमारे साथ शेयर करे और सबके साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।